हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। नोटबुक एडुकेयर में आप सभी स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा स्वागत है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास को शुरू करते हैं, है ना। हाँ जी। तो बच्चों, आपने थंबनेल को देखा एंड एज यू नो कि आज की अपनी जो क्लास है वो किस चीज़ पे बेस्ड होने वाली है, ठीक है। तो आपको पता है कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन नंबर 2, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि विद्युत द्विध्रुव की डिफरेंट डिफरेंट स्थितियों में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है। और बच्चों, आपने देखा था कि वहां पे जब हम विद्युत द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो अपने पास 3 कंडीशंस होती है और उन 3 कंडीशंस में हम अलग अलग डेरिवेशन वगैरह करते हैं, या जो हमारा काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो हमसे निकलवाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि वो जो 3 कंडीशंस है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो हमारा जो पहला कंडीशन होता है उसको हम बोलते हैं अक्षीय स्थिति, एक्सियल कंडीशन, ठीक है। हमारा जो बच्चों दूसरा कंडीशन होता है उसको हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, नॉन एक्सियल कंडीशन, और यू कैन से ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन, ठीक है। और तीसरी जो बच्चों अपनी स्थिति होती है वो होती है किसी भी स्थिति एट एनी पोजीशन, ठीक है। तो बच्चों पिछले क्लास में, है ना, पिछले क्लास में मैं आपको अक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और आज हम बच्चों पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति के बारे में, ठीक है, कि निरक्षीय स्थिति में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास को विदाउट एनी किलिंग ऑफ टाइम, ठीक है। और सीखते हैं उस चीज को जिस चीज के लिए हम लोग इस क्लास में उपस्थित हैं, ठीक है। ओके। तो बच्चों टॉपिक है अपना विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण, ठीक है। आप सारे लोग जानते हो कि पॉइंट कहां पे होगा कि हम पॉइंट को निरक्षीय स्थिति बोलेंगे, सबको पता है, ठीक है। तो जैसा कि बच्चों हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन को फॉलो करते हुए सिस्टमैटिक तरीके से आराम आराम से करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि मेरा विश्वास है कि जो बच्चा इस वीडियो को पूरा यहाँ से देख लेता है, ठीक है, उस बच्चे से कभी भी इस तरह के सवाल गलत नहीं होंगे, है ना। और आपको पता है कि ये आपके एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। 5 नंबर का एक सवाल 5 नंबर के क्वेश्चन के रूप में कभी भी आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान से सीखना है बच्चों, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ जी, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में काम करना चाहते हैं। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, या किसी भी स्थिति में हम बच्चों किसी भी स्थिति में काम करें तो वो स्थिति हम तब शो करेंगे ना जब अपने पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, एक विद्युत द्विध्रुव होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो बनाते हैं, है ना। आप लोग देखो यहाँ पे, तो मैंने बोला कि सर यहाँ पे ना लेट से मान लेते हैं बच्चों, है ना। मानने में क्या है, मान लेते हैं कि अपने पास ना, अपने पास लेट से अपने पास ये एक इलेक्ट ओ माय गॉड, एक सेकंड बच्चों, है ना, एक सेकंड। मान लेते हैं अपने पास अपने पास ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। मान लिया बच्चों अपने पास ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, राइट। इलेक्ट्रिक डायपोल है। सर इसको इलेक्ट्रिक डायपोल क्यों कह रहे हैं, है ना। इसको इलेक्ट्रिक डायपोल इसलिए कह रहे हैं बिकॉज, है ना, इसमें आपको पता है कि एक, जैसे अगर इसका मैं नाम देना चाहूं, ठीक है, तो मैं कहूंगा इसका नाम सर ए है, राइट। और इसका नाम जो है, इसका नाम बी है, ठीक है। ए बी अपना एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। You know that what is electric dipole? Electric dipole is combination of two equal and opposite charge separated with very small distance, right? तो बच्चों अगर इसको आप इलेक्ट्रिक डायपोल बोल रहे हो तो आप कैसे बोल सकते हो, आप तब बोल सकते हो ना तो इसमें दो चार्ज होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और जिनका नेचर डिफरेंट होगा, दैट मींस अपोजिट होगा। तो यू विल से, लेट्स से बच्चों हम बोल देते हैं कि यार यहाँ पे ना, यहाँ पे ए पर जो आवेश है ना, ए पर जो आवेश है, ए पर है पॉजिटिव क्यू चार्ज, है ना, पॉजिटिव क्यू चार्ज, राइट। ए पर है पॉजिटिव क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। हाँ जी। और बी पर है बच्चों माइनस क्यू आवेश, है ना, बी पर है माइनस क्यू आवेश। ऑल राइट बच्चों, तो मुझे बताओ ए बी क्या है। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसके ए बिंदु पर प्लस क्यू रखा हुआ है और बी बिंदु पर माइनस क्यू रखा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों ये तो विद्युत द्विध्रुव हमने बना दिया। कौन सी स्थिति में बात कर रहे हैं, निरक्षीय स्थिति में बात कर रहे हैं। सर निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, तो बच्चों आपको पता है कि इस द्विध्रुव, ये जो अपना द्विध्रुव है ना, इसके लंब समद्विभाजक वाली रेखा पे, है ना, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसकी जो लंब समद्विभाजक वाली रेखा होगी, तो लंब समद्विभाजक वाली रेखा पर कोई भी पॉइंट ले लो आप, चाहे बच्चों वो पॉइंट आप ऊपर ले लो, चाहे वो पॉइंट आप नीचे ले लो, डजंट मैटर, कहीं पे भी आप पॉइंट ऑप्ट करो एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो जो बच्चों पॉइंट होगा ना उसी को आप बोलेंगे निरक्षीय स्थिति का बिंदु। तो यहाँ पे अगर बच्चों वो बिंदु मैं दिखा रहा हूं आपको, तो मैं बोल दूंगा, ठीक है, मैं बोल दूंगा कि बच्चों मान लेते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं बोल देता हूं बच्चों कि मान लेते हैं ये जो है ना, ये
समझिएगा बच्चों, राइट। ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये अपना मिड पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे बीच में हाईलाइट किया है, ठीक है। और इस मिड पॉइंट से बच्चों इस मिड पॉइंट से, राइट, इस मिड पॉइंट से आर दूरी पर, ठीक है, इस मिड पॉइंट से आर दूरी पर ये एक बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो यू कैन से ये जो अपना पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को हम बोलेंगे निरक्षीय स्थिति का बिंदु, या फिर नॉन एक्सियल कंडीशन, ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन, ट्रांसवर्सल कंडीशन, कैसे भी बच्चों आप इसको नॉमिनेट कर सकते हो, इसका नाम दे सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चों इस बिंदु का नाम दे देते हैं, इस बिंदु का नाम हम बोल देते हैं, लेट से बच्चों इस बिंदु का नाम सी है, ठीक है, इस बिंदु का नाम सी है, वेरी गुड। तो क्या किया बच्चों आपने, आपने कुछ नहीं किया, आपने एक डायपोल लिया, राइट, एक डायपोल लिया, एंड दुनिया जानती है कि डायपोल की जो लेंथ होती है ना, डायपोल की जो लेंथ होती है, दैट लेंथ इज डिनोटेड बाय 2L, राइट, 2L। और भी तरीके हो सकते हैं, बट वी जनरली फॉलो एनसीईआरटी, राइट। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो डायपोल की जो लेंथ है ना बच्चों, वो 2L है, राइट, 2L है। एंड मिड पॉइंट ऑफ दिस डायपोल इज डिनोटेड बाय O, है ना, मिड पॉइंट का नाम क्या है, O है। एंड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डायपोल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट सी है, जो कि निरक्षीय स्थिति का एक बिंदु है। और आज की क्लास में इसी बिंदु पे बच्चों हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, राइट। तो चलिए बच्चों विदाउट एनी डिले इस काम को शुरू करते हैं, है ना। आप सबको पता है हम क्या करते हैं, है ना बच्चों, आप जानते हो कि अगर आपको इस सी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र बताना है ना, तो व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच यू विल एक्वायर हियर, आपको पता है कुछ नहीं करना है बच्चों। आप क्या करना ना, पहले प्लस क्यू की वजह से इस सी बिंदु पे जो भी आपकी कैलकुलेशन है, जो आपका काम होता है वो कर देंगे, है ना। प्लस क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देंगे सी पे, ठीक है, हाँ जी। और सिमिलरली बच्चों आप माइनस क्यू की वजह से भी सी पे तीव्रता निकाल देंगे, और उसके बाद बच्चों दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे, जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, बहुत आसान है, मेरे को ऐसा लगता है, बस आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों कैसे करना है, ठीक है, ध्यान देना, देखिए। तो एक बार बच्चों फिगर को थोड़ा और कंप्लीट कर लेते हैं। एक अच्छा आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है ना। एंड अगर सदिश राशि है तो इसमें दिशा भी होगी। तो बच्चों मैं यहाँ पे अगर दिखाना चाहूं तो आप देखिएगा, जब प्लस की वजह से निकालेंगे सी पर, तो प्लस से विद्युत बल रेखा निकलती है, तो निकलती है, तो इसको मैं मिला देता हूं बच्चों, है ना, इसको मैं ओ माय गॉड, है ना, इसको मैं मिला देता हूं, ठीक है, मिला देता हूं। आपको पता है निकलती है तो प्लस से निकलती है ना, तो बाहर की ओर जाएगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, राइट, दिस इज बेसिकली द पैटर्न, राइट, हाँ, इस तरीके से जाएगी। और जब बच्चों माइनस की वजह से निकालेंगे तो आपको पता है इस माइनस की वजह से निकालेंगे तो इसको हम माइनस वाले से मिला देंगे, पहले तो हमने मिला दिया, ठीक है। और आपको पता है कि माइनस पे विद्युत बल रेखा आती है, प्लस से निकलती है तो ऐसे, और माइनस पे आती है तो ऐसे। तो यहाँ पे अगर हमें डायरेक्शन दिखाना हो ना, तो हम कह सकते हैं कि सर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज क्यू, ठीक है, हाँ जी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, राइट, ओके। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों आप लोग इवन मान लो, इवन मान लो, मानने में क्या बच्चों, राइट। और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या मान लो, माइनस क्यू की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 मान लो, ठीक है, E2 मान लो। और अब आप अपना काम शुरू कर सकते हो, है ना। एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा और अगर ऐड कर दूं तो आप समझना बच्चों, ये आर दूरी पर है ना, आर दूरी पर है, पूरी लेंथ कितनी है, 2L है, पूरी लेंथ 2L है। तो मुझे बताओ बच्चों अगर पूरी लेंथ 2L है तो आधा कितना होगा, L, ठीक है, आधा कितना होगा, L। तो आपको पता है लंब समद्विभाजक का बिंदु था, तो ये एंगल तो 90 के होने हैं ना, 90 के होंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल 90 का होगा, ठीक है। तो अगर बच्चों ये दूरी आधार L है और लंब R है, और इस कंडीशन में मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि इस डिस्टेंस का नाम बताओ, तो आप कहेंगे सर ये डिस्टेंस हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मुझे लगता है कि ये बताने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। और इसी तरीके से बच्चों अगर मैं आपसे, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि ये भी L है, ये भी L है, और R तो है ही, यहां भी 90 डिग्री का कोण, तो ये भी तो करनी होगा ना बच्चों, करनी होगा। इसका भी जो लेंथ होगा, इस भुजा की जो लंबाई होगी, वो भी होगी R स्क्वायर प्लस
क्या चीज, प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एल स्क्वायर। और आप ये भी जान रहे हैं साथ में, ठीक है, एट द सेम टाइम आप ये भी जान रहे हैं कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर कुछ नहीं है, ये वेक्टर सर E2 है, ठीक है, E2 है। तो बच्चों क्लोज क्लोज हो जाएगा, देख लेना, आप कंफ्यूज मत होना, पास पास लिखा हुआ है तो आप कहीं कंफ्यूज आ जाओ कि यार कौन सा क्या है ना, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, राइट। चलिए तो बच्चों अब काम को शुरू करते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे हो सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों, पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना, ठीक है। मैं सीरियसली पढ़ा रहा हूँ, और अगर मैं सीरियसली पढ़ा रहा हूँ और इस तरीके से मैं कंटिन्यूअसली पढ़ाने पे फोकस दे रहा हूँ, तो मेरा ये मानना है कि आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आप इंटेलिजेंट हो, पढ़ाई में थोड़े वीक हो, मॉडरेट हो, जैसे भी आप हो, ठीक है, अगर आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुन लेते हो ना, विदाउट स्किप किया, आजकल बच्चों की बीमारी होती है, इतना ना दिमाग उसका रील देख देख के खोखला हो जाता है कि वो ना कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी वीडियो को ज्यादा टाइम तक, ठीक है, वो भगा भगा के देखते हैं, और भगाने से अच्छा है कि आप वीडियो को मत देखो, और अगर आप देख रहे हो तमीज से देखो, तब जाके आप इस वीडियो का 100% एडवांटेज ले पाएंगे, राइट। तो आपको इन बेसिक प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, तब जाके बच्चों आप बढ़िया करेंगे, ठीक है। तो होप कि आप सभी इंटेलिजेंट है, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, है ना, हाँ जी, वेरी गुड। देखो इन फिगर, इन फिगर, राइट, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण सी पर कौन सी बच्चों, तीव्रता, है ना, कौन सी की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, हाँ जी। तो प्लस क्यू की वजह से हमने क्या माना है, E1 माना है ना, तो हम लिख देंगे E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और बच्चों प्रीवियस क्लास जो पिछली वीडियो हुई है, जो अपनी पिछली क्लास हुई है, ठीक है, आपने डेफिनेटली उस क्लास को देखा होगा, और अगर आपने उस क्लास को देखा है तो वहां पे बच्चों आपने सीखा होगा कि whenever we solve vector quantity in this particular condition, then we often ignore positive and negative sign of charge, ठीक है। व्हाट आई मीन बच्चों, मैंने वहां पे आपको बताया था कि जब भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी को कैलकुलेट करते टाइम हम प्लस माइनस को छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं। व्हाट वाज द रीजन, दैट हैज बीन एक्सप्लेन इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, तो आप वहां पे जाकर उसको देखना, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे जो मैं समझाया है मैंने आपको, जो हमारी अब तक की समझ है, उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। आपको पता है कि प्लस माइनस में सिर्फ आवेश क्यू को लेना है, प्लस को और माइनस को छोड़ देना है। तो वही किया मैंने यहाँ पे, प्लस क्यू की वजह से निकालना है ना, तो मैं यहाँ पे सीधा क्यू लिखूंगा, मुझे मतलब ही नहीं है कि भाई ये प्लस में है कि माइनस में है, ठीक है। तो क्यू बटा आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बच्चों दूरी आर है तो आर का स्क्वायर, दूरी एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, दूरी वाई है तो वाई का स्क्वायर, जो दूरी है ना उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे ना इस प्लस क्यू की वजह से हम सी पे निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस बच्चों ये वाला है ना, ये वाला डिस्टेंस है, तो इसी डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। अब आपको पता है कि जब मैं इस डिस्टेंस का स्क्वायर कर दूंगा तो रूट अंडर बच्चों खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो क्या मिलेगा, देखो, है ना, रूट अंडर खत्म कर, रूट अंडर समथिंग 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 बच्चों हमने पुट कर दिया होगा, स्क्वायर किया होगा, जो वैल्यू आ रही है वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऑल राइट, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी डायरेक्शन तो मैंने फिगर में इंडिकेट कर ही रखा है, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो, आपका मन कर रहा है लिखने का, तो लिख दो, फिर क्या दिक्कत है। आप कहेंगे डायरेक्शन, ठीक है, थोड़ा हटा के लिखना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ओ माय गॉड मेरे भाई, ये क्या क्लिक हो गया बॉस, ठीक है। डायरेक्शन जो है कहां से कहा है, ए से सी है कि सी से ए है, कहेंगे सर ए से सी है, तो डायरेक्शन जो है वो ए से सी है, ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इसी तरीके से हम कहा निकालेंगे, इसी तरीके से अभी तो हमने निकाला प्लस क्यू की वजह से तीव्रता, है ना। अब बच्चों हम निकालेंगे माइनस क्यू की वजह से तीव्रता, तो क्या करेंगे, देखो हम बोल देंगे माइनस क्यू के कारण सी पर, माइनस क्यू के कारण सी पर तीव्रता, तो इसको बच्चों हम क्या मान लेंगे, E2 मान लेंगे, माना भी है हमने, ठीक है। अब बच्चों फॉर्मूला तो वही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, तो लगा देंगे हम यहाँ पे, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस की वजह से निकाल रहे हैं ना बच्चों, तो आपको पता है माइनस तो लेना नहीं, सिर्फ चार्ज क्यू लेना है, तो यहाँ पे हम चार्ज क्यू ले लेंगे, तो हमने ले लिया,
ठीक है, बट्टा में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस तो यहाँ पे वही है ना, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, तो हम लिख देंगे रूट अंडर, ओ माय गॉड, स्क्वायर बच्चों आर का स्क्वायर ना, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, आपको पता है, तो मैं यहाँ पे रूट खत्म करने के बाद ही जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, हाँ जी। अब बच्चों डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है जरा बता दो। आप कहेंगे सर डायरेक्शन यहाँ पे इस वाले केस में ए से सी था, बट इस वाले केस में बी से सी है कि सी से बी है, बताओ। वीडियो देख रहे हो ना मेरा, वहां से बैठे बैठे आपको आंसर करना है, ठीक है। आप कनेक्ट करके फील लेके पढ़ेंगे, देन यू कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस वीडियो, अदरवाइज तो फिर आपको जनरली ही फील होगा, कुछ भी खास होने वाला नहीं फिर, है ना। हम्म, मैं ये कह रहा था, ठीक है, हाँ डायरेक्शन जो है यहाँ पे सी से बी होगा, तो आप इस बात को लिखेंगे, ठीक है, आप कहेंगे डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन सी से बी, है ना, सी से बी। ऑल राइट बच्चों, ये बात आपकी समझ में आ रही है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हाँ जी। बच्चों अब आप ना थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए काफी ज्यादा अटेंशन के साथ मेरे को सुनना, बिकॉज यहां से मैं वो बताने जा रहा हूं जिसके बेसिस पे हम रिजल्टेंट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, हाँ जी। देखिए, तो बच्चों आपको पता है कि जब दो चीजें सिमिलर डायरेक्शन में होती है तो रिजल्टेंट के लिए आप उसको जोड़ देते हो, ठीक है, हाँ जी, सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब दो चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप घटा देते हो, आप ये भी जानते हो, वेरी गुड। बच्चों आप यहां पे देखो, एक वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है, तो इसको, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जैक्टली सेम होगा तो जोड़ेंगे, एग्जैक्टली सेम होगा तो जोड़ेंगे, तो ये क्या हो गया बच्चों, है ना, व्हाट हैपन। ठीक है, हाँ मैं बता रहा था बच्चों, एग्जैक्टली सेम होगा तो जोड़ देंगे, एग्जैक्टली अपोजिट होगा तो घटा देंगे। बट यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से एक ऊपर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ना सेम है ना अपोजिट है। तो बच्चों अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे ना जोड़ पाएंगे ना घटा पाएंगे, तो हम एक्चुअली में क्या कर पाएंगे वो देखना। बच्चों जब ऐसा कोई केस फंसे ना, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करना, ठीक है। जब ऐसा कोई केस फंसे तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, वहां पे हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, देखना। बट जब ऐसा कोई केस फंसे ना, तो हम लोग वेक्टर कंपोनेंट का सहारा लेते हैं, सदिश घटक, ठीक है। तो आप समझो, आपको पता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, ठीक है, कि मैथ्स के अंदर कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है और वो समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं बराबर है, आपको पता है जब दो भुजाएं बराबर होती है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये एक्स, ये भी एक्स, दोनों भुजा बराबर है। इस केस में बच्चों अगर इस एक्स के सामने का कोण 70 डिग्री, तो फिर इस एक्स के सामने का कोण भी 70 डिग्री ही होता है। ये एक कॉन्सेप्ट, एक मैथ्स का 9th में पढ़ाते हैं लोग, ठीक है। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में आधार पर एक कोण बराबर होते हैं, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, आई मीन टू से। बच्चों अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है ना, ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो इस 60 के सामने की भुजा अगर 5 सेंटीमीटर, तो इसके लिए भी सामने की भुजा क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। उम्मीद है आपको ये बात मैं समझा पाया, बहुत छोटी सी बात है तो इस पे ज्यादा क्या रुकना है, ठीक है, हाँ जी। तो वैसे ही बच्चों आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज ए बी सी में आप क्या ये नहीं बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो इस वाले एंगल को भी हम थीटा बोलेंगे, बताओ। बिल्कुल बच्चों आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। और अगर आप ऐसा बोल सकते हो तो आप तमीज से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। देखिए बच्चों, यहां पे ना पहले आप बीच से एक लाइन खींच दो, ठीक है, आपने खींच दिया, ओके। और थोड़ा समझिएगा बच्चों ध्यान से, काफी काम की काफी इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा फोकस बना के रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो मैं कह रहा था, है ना, अभी सी मैंने मिटाया, मैं सी दोबारा से लिख दूंगा, घबराना मत, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से दिखा दिया। अब बच्चों आप समझना कि आपको पता है कि ये दोनों भुजाएं समांतर है ना। मैंने ये जो लिया है ना पैरेलल लिया है, इस वाले डायपोल के मैंने समांतर खींचा है, तो ये दोनों समांतर है। अगर बच्चों ये दोनों समांतर है तो लाइन के ऊपर ये थीटा, तो वहां भी लाइन के ऊपर जो है ना ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। इसको हम संगत कोण कहते हैं, आपको पता है संगत कोण एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। मैं चाहूं तो अलग से सेपरेटली ये डायग्राम वगैरह बना के समझा सकता हूं, बट मैं ये अज्यूम करता हूं कि आप लोग +2 के स्टूडेंट हो एंड यू मस्ट नो द बेसिक अबाउट, यू मस्ट नो द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड
दिस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो चीजें आसान होती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बच्चों है नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, और बच्चों ये थीटा है तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, आपको पता है एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण, ये थीटा तो ये भी थीटा, एकांतर कोण जहां पे जेड बनता है बराबर होता है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, और बच्चों ये थीटा तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस। ओके, तो चीजें बच्चों आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाया तो आपका यहाँ देखना, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, अगर दो लाइन पैरेलल है ना, दो लाइन पैरेलल है और एक तिरक छेदी रेखा इसको काट रही है, तो ये थीटा लाइन के ऊपर तो ये भी थीटा लाइन के ऊपर, इसको हम संगत कोण कहते हैं, ठीक है। दो पैरेलल लाइन है, ये ऐसे हैं, अगर ये थीटा लाइन के नीचे तो यहाँ पे ये भी थीटा लाइन के नीचे, संगत कोण कहते हैं इसको। वैसे ही बच्चों अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये थीटा लाइन के ऊपर तो वहां भी ये थीटा लाइन के ऊपर संगत कोण कहेंगे, ठीक है, हाँ जी। और और बच्चों ये दोनों पैरेलल लाइन है ऐसे, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, इसको हम एकांतर कोण कहेंगे। तो उसी लॉजिक के बेसिस पे मैंने ये काम किया है, ठीक है। ये थीटा तो ये भी थीटा संगत कोण, ये थीटा तो ये थीटा, कौन सा कोण, एकांतर कोण, ठीक है, हाँ जी। साथ में बच्चों आप ये भी जानते हो कि आ, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए है, और यहाँ पे थीटा है, तो आपको पता है थीटा के साथ वाला होता है ए कॉस थीटा, है ना, सबको पता है ए कॉस थीटा। और थीटा से दूर वाला क्या होता है, थीटा से दूर वाला होता है ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा को हम एक्स घटक कहते हैं, क्षैतिज घटक कहते हैं, और ए साइन थीटा को हम वाई घटक ऊर्ध्व घटक कहते हैं, ठीक है, हाँ जी। तो बच्चों अगर ऐसा है तो आप समझिए ये E1 है और ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाला ये जो भुजा होगी ना बच्चों, ये जो भुजा होगी तो आप कह देंगे E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, ठीक है, E1 cos थीटा, वेरी गुड। और इसी के ऊपर बच्चों एक दूसरा कंपोनेंट आपको मिलेगा इस तरीके से, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, है ना। तो अगर थीटा के साथ वाला ये E1 cos थीटा, तो थीटा से दूर वाला ये जो होगा ना, ये होगा E1 sin थीटा, ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चों, है ना। अब बच्चों आप देखना कि ऊपर वाला जो E1 है ना, उसके लिए थीटा के साथ ये वाली लाइन है, और बच्चों ये जो नीचे वाला थीटा है इसके साथ भी तो ये लाइन कनेक्टेड है, तो मैं ये बोलूंगा सर इसका जो एक्स घटक है ना वो इसी लाइन पे होगा, और क्योंकि इसका ये जो थीटा है ना, मतलब ऊपर नीचे दोनों थीटा है, तो इसका जो एक्स घटक है वो इसी लाइन पे होगा, और यहां पे थीटा है इसलिए इसका जो एक्स घटक है वो इसी लाइन पे होगा, है ना। तो बच्चों ध्यान से इस वीडियो को देखना और आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। यहां थीटा है तो इसका एक्स घटक इस लाइन पे होगा, और नीचे भी थीटा है तो इसका भी एक्स घटक इसी लाइन पे होगा, तो इस एक लाइन पे बच्चों अपने दो दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे दो कंपोनेंट होगा ना, तो एक एरो में यहाँ पे और बना देता हूं, और मैं बोल देता हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं बता देता हूं कि अगर सर E1 है और ये थीटा है तो ये एक्स कंपोनेंट E1 cos थीटा, ये E2 है और ये भी थीटा है तो इसका नाम होगा बच्चों E2 cos थीटा, राइट। तो इस एक लाइन पे कितने कंपोनेंट हो गए, इस एक लाइन पे दो कंपोनेंट हो गए, ऊपर वाले का भी एक्स कंपोनेंट हो गया और नीचे वाले का भी एक्स कंपोनेंट हो गया, क्षैतिज घटक हो गया, ठीक है, यस सर, ओके। अब बच्चों इसका जो एक्स कंपोनेंट था वो ऐसे हो गया, वाई कंपोनेंट ऊपर हो गया, वैसे ही इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो यहां हो गया, वाई कंपोनेंट कहां होगा, नीचे होगा, तो नीचे होगा तो दिखा दो यार, बहुत सी बड़ी बात है ना, दिखा देते हैं। तो हम कहेंगे सर वाई कंपोनेंट नीचे होगा तो बनाइए ना, तो लीजिए बना देते हैं, ठीक है, ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि सर ये हो जाएगा E2 साइन थीटा, और डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस r था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों फिगर कंप्लीट होता है, फिगर कंप्लीट होता है, और अगर फिगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो वेरी गुड, है ना। अब सुनिए बच्चों, आप देखना बच्चों, जब हमने E1 और E2 का घटक बनाया तो हमने पाया कि E1 का y घटक और E2 का y घटक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम है, आपको दिखाई दे रहा है ना, E1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां भी Q, यहां भी Q, बट्टा वाला भी सेम है, मतलब E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है। तो E1 E2 तो सेम है,
E1 E2 सेम है और दोनों में लगा हुआ है साइन, मतलब ये ओवरऑल सेम है बच्चों, ये ओवरऑल सेम है और डायरेक्शन भी अपोजिट है। तो जब दो सदिश इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो बच्चों आपको पता है उनका जो वो जो है ना एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं, आपस में वो लट करके खत्म हो जाते हैं, है ना। वो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये वाला और ये वाला एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देगा, राइट, एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देगा। अब बच्चों आप बताओ इस E1 के दो घटक, x घटक y घटक, इस E2 का भी दो घटक, x घटक y घटक, इन दोनों के दो घटकों में एक एक घटक तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। कौन सा घटक सर? इसका y घटक, इसका y घटक एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देता है। अब एक ही घटक रेस्ट रह गया एंड दैट इज बेसिकली द x कंपोनेंट ऑफ दीज वेक्टर्स, ठीक है, x कंपोनेंट रह गया। और ये जो x कंपोनेंट बच्चों रह गया ना, इसी की वजह से यहां पे हमें रिजल्टेंट वेक्टर का पता चलेगा। तो आप मुझे बता दो यहां पे कि जो x कंपोनेंट दोनों के रह गए वो कहां है, क्या वो एक ही दिशा में है? बिल्कुल सर, वो एक ही दिशा में है, और अगर एक दिशा में है बच्चों तो इसको हम जोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आगे मैं क्या करने वाला हूं, काफी ध्यान से आप लोग सुनना, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। देखना, हम बोलेंगे यहां, ठीक है, यहां, ओके, 26, ओके, यहां E1 एवं E2 का, ठीक है, का सदिश घटक, यह E1 एवं वेक्टर E2 का सदिश घटक लेने से हम पाते हैं कि दोनों के y घटक, बच्चों y घटक लिख दो या फिर आप ऊर्ध्व घटक लिख दो, बात एक ही हुई, ठीक है, राइट। दोनों के y घटक, y x वाले में cos लगता है, y वाले में sin लगता है, ठीक है, तो sin वाला कटा है ना, इसलिए y घटक बोल रहे हैं। दोनों के y घटक एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर, एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं, ठीक है, एवं परिणामी तीव्रता हमें x घटक के रूप में प्राप्त होती है, एवं परिणामी तीव्रता हमें x घटक के रूप में प्राप्त होती है। तो बच्चों हम क्या कहेंगे, परिणामी तीव्रता हमें x घटक के रूप में प्राप्त होती है, ये रहा x घटक। परिणामी निकालने के लिए चूंकि ये एक ही दिशा में तो जोड़ देंगे, तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, आप थोड़ा सा समझिएगा, इन चीजों को यहां से हटा देते हैं, ओके। सो लेट्स सी बच्चों, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो गया बॉस, ठीक है, नाउ सी बच्चों, आगे देखना, परिणामी तीव्रता हमें x घटक के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है, यदि परिणामी तीव्रता E हो, तो यदि परिणामी तीव्रता E हो तो है ना, तो क्या बच्चों, तो वी कैन से, है ना, वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं, ठीक है, वी कैन से हम कह सकते हैं E बराबर, है ना, E बराबर क्या बच्चों, तो यहाँ पे आपको पता है कि इन दोनों को हमको जोड़ देना है ना, जोड़ देना, तो हम इसको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें, है ना, हमें मिलेगा, ओ माय गॉड, E1, ठीक है, ध्यान, तो देयर वाज सम टेक्निकल इश्यूज बॉयज एंड गर्ल्स, दैट्स व्हाई मैंने ये लिखा और बीच में आवाज कट हो गई थी, ठीक है, तो
आई हैव टू रिकॉर्ड माय वॉइस अगेन इन दिस स्लाइड बच्चों, ठीक है। तो ध्यान दे रहा, मैं ये बता रहा था आप लोगों को, ठीक है, कि यहाँ पे आपने देखा कि y घटक कैंसिल वैंसिल हो गया था और परिणामी जो तीव्रता है वो आपको x घटक के रूप में प्राप्त हो रही थी, ठीक है। तो वो x घटक आपके यहाँ पे है, एक ही दिशा में, इसलिए जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पे बोला कि हम बोल देंगे E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, कर देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों आपको पता है E1 और E2 के मान जो है लिखे हुए हैं 1/4πε0 q बट्टे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, E2 भी वही है। तो हम यहाँ पे E1 की जगह पे लिख देंगे 1/4πε0 q बट्टे समथिंग समथिंग जो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कर दिया हमने। बगल में cos थीटा है ना, हो गया। फिर प्लस बच्चों E2 का मान भी वही है, बगल में cos थीटा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों आप जानते हो कि x प्लस x होता है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर बोल रहा हूं, x प्लस x होता है 2x, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें ना, ये जो दोनों टर्म है ये सेम है और ये प्लस में है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको एक बार लिख के और 2 से इंटू कर दूं, वही किया बच्चों मैंने यहाँ पे, है ना, 2 इंटू 1/4πε0 q बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और बच्चों मैंने क्या किया है, मैंने cos थीटा की जगह पे cos थीटा का मान लिख दिया है। कैसे लिखूंगा आपको पता है, ठीक है, आप जानते हो बच्चों कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, है ना। आपको पता है कि 90 के सामने वाला कर्ण होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, ठीक है। तो और जो बच गया वो आधार होता है। तो आधार जो है ना, ये 12 के बराबर है, आधार बटे कर्ण, कर्ण तो एल बटे रूट अंडर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे बच्चों मैं करूंगा, ठीक है, cos थीटा के जगह पे एल बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और आपको पता है कि मैं रूट हटाता हूं तो पर पावर 1/2 भी लगा सकता हूं। तो वही बच्चों मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब आगे क्या होगा, E बराबर 1/4πε0 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे Q लिख दिया, और L के लिए मैंने क्या किया बच्चों, ये 2 जो है ना वहां गुना में मैं L के पास ले गया तो 12 बन गया। आपको पता है कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने से एक फॉर्म बनेगा, आप जानते हो कि Q इंटू 12 कुछ होता है, क्या होता है, वेरी गुड बच्चों, P होता है। तो आप इसको बाद में P लिख दोगे फिलहाल, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं आप लोग, 1/4πε0 Q और 2 को उधर लिख दिया तो 12 हो गया। अब बच्चों आपको पता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर कुछ नहीं है तो पावर 1, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर कुछ नहीं तो पावर 1/2, ठीक है। और आपको पता है कि इनटू में पावर को हम ऐड कर देते हैं, तो वही हुआ यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2, है ना, वेरी नाइस। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अगले स्टेप में हम 1/4πε0 लिखेंगे और q इंटू 12 को हम लिख देंगे p, तो वही हुआ यहाँ पे 1/4πε0, q इंटू 12 को हमने p लिख दिया, है ना। और यहाँ पे इन दोनों को हमने जोड़ी दिया था, तो समथिंग आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2 है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2, है ना। हाँ जी बच्चों, अगर आपने पिछला क्लास देखा है तो मैंने वहां बताया था आपको कि आर स्क्वायर इज मच लार्जर देन एल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर से काफी बड़ा होता है, आर स्क्वायर इज वेरी 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 ग्रेटर देन एल स्क्वायर। सो एल स्क्वायर को बच्चों हम छोड़ देते हैं, है ना, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो वही लिखा है मैंने, आर स्क्वायर एल स्क्वायर से काफी बड़ा है, सो एल स्क्वायर कैन बी इजिली नेग्लेक्टेड, इसको हम छोड़ सकते हैं। छोड़ेंगे तो बच्चों क्या होगा, एल स्क्वायर को जब आप भूल जाओगे तो बच क्या जाएगा, आर स्क्वायर पर पावर क्या है 3/2, 3/2 तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ आर क्यू बच जाएगा। तो वही हुआ यहाँ पे, मैंने लिख दिया 1/4πε0 पी और बट्टे क्या आर क्यू, है ना। ये अपना फाइनल रिजल्ट हो गया था, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चों ये जो है ना, यही है और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। आई होप कि इस क्लास के माध्यम से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो डेरिवेशन है वो आपको समझ में आई होगी और कोई डाउट बच्चों नहीं रहा होगा, ठीक है। बच्चों हमारी जो क्लासेस है ना वो थोड़ी स्लो जरूर है, बट आप इस चीज का ध्यान रखें कि हमने कहा था कि हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने सिलेबस को खत्म करेंगे, तो वी विल ट्राई की चीजें कवर हो, है ना। तो आपको फालतू बातों में परेशान नहीं होना है, आपको बस इस चीज की परेशानी देखनी है कि भाई जो क्लास में पढ़ा दिया गया ना वो आपको आता है कि नहीं, आपने चीजों को रिवाइज कर रखा है कि नहीं, ठीक है। अगर रिवाइज नहीं किया बच्चों तो प्लीज रिवाइज करो और इस तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, है ना, चीजें बढ़िया हो जाएंगी। बच्चों यहाँ पे ना मैंने एक चीज और मेंशन कर दिया है, कई बार लोग पूछ लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ई इन नॉन एक्सियल कंडीशन, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा का समीकरण, ठीक है, दिशा का समीकरण नहीं, दिशा, दिशा क्या होती है आपको पता है, विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर, और ये आपका परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि आपके इलेक्ट्रिक डायपोल के समांतर है ना, समांतर है। तो बच्चों आपको पता है, आपको पता है, आप जानते हो कि अगर ये आपका डायपोल है, ये आपका डायपोल, ये डायपोल की दिशा है ना, डायपोल की दिशा है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। बट अगर बच्चों ऐसा हो जाए कि ये आपका डायपोल है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है,
और ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो पैरेलल ही बोलेंगे, बट ये डायरेक्शन में क्योंकि अपोजिट है ना, तो पैरेलल नहीं, इसको हम एंटी पैरेलल बोलेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर मतलब ऐसे होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मतलब पैरेलल है, बट एग्जैक्टली पैरेलल नहीं, इसको हम बोलेंगे ये सर एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ बोला है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ई इन नॉन एक्सल कंडीशन, तो क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। ठीक है, हाँ जी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ख्याल रखें, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको सिखाने का प्रयास किया है उसको सीखें, रिवाइज करें, और अपना प्यार बच्चों देते रहें। राइट, मिलेंगे अगली क्लास में। और एक बात बच्चों मैं आपको और बता दूं, क्या बहुत जल्दी अपना पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वी विल सून स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन ऑफ द सेम। राइट, सो बच्चों इसको समझिए, है ना, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।